हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम डिस्कस करेंगे लेवल ऑफ प्रिवेंशन। लेवल ऑफ प्रिवेंशन क्या होता है, इसके कितने लेवल्स होते हैं, ये सारी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे और उसको इजीली समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं लेवल ऑफ प्रिवेंशन होता क्या है। तो सबसे पहले ये बात आती है कि लेवल ऑफ प्रिवेंशन क्या है और इसकी क्या आवश्यकता है, इसको कैसे हम इजी फॉर्म में पढ़ सकते हैं। तो वो चीज आज हम समझने की कोशिश करते हैं। लेवल ऑफ प्रिवेंशन का मतलब होता है कि जब भी कोई बीमारी होती है, जब वो अपनी एक्टिव फॉर्म में आती है बीमारी, तो उससे पहले के कई चरण होते हैं, जिन चरणों में, या हम लेवल कहें या चरण कहें, तो उस लेवल में अगर बीमारी से पहले ही हम उन पर रोकथाम करने की कोशिश करें, अपने लेवल पर उसको समझने की कोशिश करें और उनसे दूर रहें, तो हम कई हद तक उस बीमारी जो हमको होने वाली है, उस बीमारी को हम कम कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसके कितने लेवल्स होते हैं। देखते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, फर्स्ट इसका जो लेवल है वो है प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन। इसमें टोटल 4 लेवल हैं। प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन, प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन एंड टर्सरी प्रिवेंशन। तो हम यहाँ प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन की बात कर रहे हैं। प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन एक ऐसा चरण है जिसमें रिस्क फैक्टर प्रेजेंट नहीं होता। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है रिस्क फैक्टर एब्सेंट। एक ऐसा चरण जिसमें रिस्क फैक्टर प्रेजेंट नहीं होता। अब बात आती है कि रिस्क फैक्टर होता क्या है। तो रिस्क फैक्टर समझने के लिए अगर हम एग्जांपल में बात करें, जैसे जो क्लाइंट या जो पर्सन स्मोकिंग करता है, तो स्मोकिंग क्या है, एक रिस्क फैक्टर है जो कि आगे आने वाले टाइम पे अगर वो कंटिन्यू चला स्मोकिंग करता रहा, तो वो आगे लंग कैंसर कॉज कर सकता है वो स्मोकिंग। तो यहाँ स्मोकिंग क्या है, रिस्क फैक्टर है। जैसे अगर ओबिसिटी की बात करें, तो ओबिसिटी आगे चल के हार्ट डिसीज कॉज करता है। तो ये एक ओबिसिटी यहाँ पे रिस्क फैक्टर है, क्योंकि वो आगे चल के हार्ट डिजीज कॉज कर रहा है। और स्मोकिंग रिस्क फैक्टर है क्योंकि वो लंग कैंसर कॉज कर रहा है। तो ऐसे ही रिस्क फैक्टर्स को जो अभी प्रेजेंट नहीं है, उनको हम कैसे कम कर सकते हैं और उनसे कैसे बच सकते हैं, ताकि आगे आने वाले टाइम पे हम बीमारी से बच सकें। चूंकि प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन में रिस्क फैक्टर प्रेजेंट नहीं है, तो हमारी कोशिश होती है कि हम इस चरण में रिस्क फैक्टर डेवलप ही ना होने दें। वो कैसे कर सकते हैं, अब ये सवाल होता है कि हम उसको डेवलप होने से कैसे रोक सकते हैं, क्या वो हमारे हाथ में है? तो अगर आप देखें, तो इसमें हेल्थ एजुकेशन के बारे में बताया गया है। 2 पॉइंट है, हेल्थ एजुकेशन दिया है उसमें, उसके अंदर सब हेडिंग है, सब पॉइंट है। इंडिविजुअल हेल्थ एजुकेशन, मास हेल्थ एजुकेशन। लेकिन हेल्थ एजुकेशन की जरूरत क्या है, अगर हम इस टॉपिक पे बात करें कि हेल्थ एजुकेशन से हम कैसे जो रिस्क फैक्टर है उसको खत्म कर सकते हैं, उसको डेवलप नहीं होने दे सकते हैं। तो अगर देखा जाए तो हमारी जो लाइफ स्टाइल होती है, वो डिपेंड करती है कि आप, जैसे आपकी लाइफ स्टाइल है, और फिर लाइफ स्टाइल अकेली डिपेंड नहीं करती, आपका एनवायरनमेंट, आप कैसी जगह रह रहे हैं, आपकी डाइट कैसी है, ये सारी चीजें आपके हेल्दी लाइफ स्टाइल है या नहीं, ये सारी चीजें आपकी रिस्पॉन्सिबल होती हैं रिस्क फैक्टर डेवलप होने के लिए और बीमारी डेवलप होने के लिए। तो हेल्थ एजुकेशन से हम जो लाइफ स्टाइल है, अगर वो हेल्दी है तो बहुत अच्छी बात है, अगर अनहेल्दी है लाइफ स्टाइल है, तो हम उसको कैसे चेंज कर सकते हैं, वो हेल्थ एजुकेशन दे के हम उसको, उस चीज को खत्म कर सकते हैं और उस चीज को मॉडिफाइड कर सकते हैं। जैसे इसमें आप 2 पॉइंट देख रहे हैं, इंडिविजुअल हेल्थ एजुकेशन, मास हेल्थ एजुकेशन। अगर इंडिविजुअल हेल्थ एजुकेशन की बात करें, तो इसे हम इंडिविजुअल अप्रोच भी बोल सकते हैं, जिसमें हम क्या होता है कि किसी एक पर्सन को या किसी पर्सन के फेस टू फेस बैठ कर डिस्कशन करते हैं, जैसे काउंसलिंग में हम करते हैं। तो हम उसको समझाएंगे कि आप पहले उससे पूछेंगे, आपकी डेली लाइफ स्टाइल क्या है, आप स्मोकिंग करते हैं कि नहीं करते हैं, आप डाइट क्या लेते हैं। ये सारी चीजें जो कि बॉडी की इम्यून सिस्टम और उससे लड़ने की क्षमता पे डिपेंड करता है। जैसे आपकी न्यूट्रिशियस डाइट हो गई, अगर आपकी डाइट नहीं होगी तो आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग नहीं होगा, जो कि अगर स्ट्रांग नहीं होगा तो आगे हो सकता है आपको बीमारी हो जाए। या फिर आप किसी अल्कोहल ड्रिंक करते हैं या फिर स्मोकिंग करते हैं, तो इन सारी चीजें जो कि आगे आपके लिए हानिकारक है आपकी बॉडी के लिए, तो ये सारी हम उससे पहले उनसे पूछेंगे, पर्सन से, किसी से भी, क्लाइंट से। और पूछने के बाद फिर अगर वो करते हैं ऐसी चीजें, लाइफ स्टाइल है उनकी, तो हम उसको मॉडिफाइड कैसे कर सकते हैं वो उनको सुझाव देंगे। अब इंडिविजुअल हेल्थ एजुकेशन किस किस वे में दे सकते हैं, बात ये आती है। तो जैसे हम कम्युनिटी लेवल पे हम होम विजिट करके
होम टू होम जाके, डोर टू डोर जाके उनको समझाने की कोशिश करेंगे। पहले उनसे पूछेंगे कि क्या आपका लाइफ स्टाइल है और क्या डाइट है, ये सब सारी चीजें पूछेंगे जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स हैं किसी डिसीज को डेवलप होने के लिए। सारी चीजें हम उनसे पूछेंगे, फिर उनको कैसे खत्म कर सकते हैं इस पर हम अपनी राय उनको बताएंगे और उनको उस पर उसका पालन करने के लिए समझाएंगे। अब दूसरा पॉइंट आप देख रहे हैं मास हेल्थ एजुकेशन। मास हेल्थ एजुकेशन का मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपल्स को आप एक साथ, सब लोगों को, इतने जितने लोग वहां प्रेजेंट हैं उन लोगों को आप एजुकेट कर रहे हैं, उनको अवेयर कर रहे हैं आप, ताकि, और यहाँ पे हमारा मेन मोटो क्या है, हम रिस्क फैक्टर डेवलप नहीं होने दे रहे हैं, इसलिए हम एजुकेट कर रहे हैं लोगों को, ताकि रिस्क फैक्टर जो हो सकता है उनको बीमारी कॉज कर दे, इसीलिए हम वो होने ही नहीं दे रहे हैं। तो इसलिए हम मास हेल्थ एजुकेशन के थ्रू उनको समझा रहे हैं और उनको अवेयर कर रहे हैं, उनको हेल्थ एजुकेट कर रहे हैं। अब वो कैसे कैसे कर सकते हैं, आपका ग्रुप डिस्कशन, एग्जांपल के तौर पे देखें तो ग्रुप डिस्कशन आपका हो गया, कॉन्फ्रेंस, वर्कशॉप, सिंपोजियम, या फिर जैसे आप सीएचओ ट्रेनिंग है तो आप ट्रेनिंग के बाद आप पोस्टिंग होगी आपकी, जहाँ पे जिस एरिया में, उस एरिया में आप कैंप लगाएंगे, फिर कैंप लगा के लोगों को इकट्ठा करेंगे और उनको हेल्थ एजुकेशन देंगे। तो वो भी एक मास हेल्थ एजुकेशन है, क्योंकि आप ग्रुप ऑफ पीपल्स को एक साथ बुला के और उनको एजुकेट कर रहे हैं, तो वो चीज आपकी मास हेल्थ एजुकेशन है। और प्राइमोडियल प्रिवेंशन में हमारा मेन मोटो होता है जो जो कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये लिखा हुआ है, प्रिवेंशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ रिस्क फैक्टर। तो इसमें हम क्या करते हैं, मेनली हमारा मेन जो फोकस होता है वो होता है हमारा कि जो रिस्क फैक्टर है उसको डेवलप ही ना होने दें। प्राइमोडियल प्रिवेंशन का मतलब आप ये समझे, क्योंकि इसमें रिस्क फैक्टर प्रेजेंट नहीं है, अब्सेंट है, आप देख रहे हैं लिखा हुआ है रिस्क फैक्टर अब्सेंट। तो इसमें हमारा मेन गोल क्या रहेगा, प्रिवेंशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ रिस्क फैक्टर, कि हम उस जो रिस्क फैक्टर अभी प्रेजेंट नहीं है उसको हमेशा ही ना होने दें। ये हमारा मेन मोटो रहेगा प्राइमोडियल प्रिवेंशन में। अब आगे देखते हैं, आगे हमारा है प्राइमरी प्रिवेंशन। तो प्राइमरी प्रिवेंशन की बात करें तो प्राइमरी प्रिवेंशन में रिस्क फैक्टर प्रेजेंट होता है, जैसा कि आप देख रहे हैं लिखा हुआ है रिस्क फैक्टर्स प्रेजेंट। अब यहाँ रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है, बट यहाँ आप देखें तो डिसीज प्रेजेंट नहीं है, यहाँ अंतर है। प्राइमोडियल प्रिवेंशन में रिस्क फैक्टर अब्सेंट था, यहाँ रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है। प्राइमोडियल प्रिवेंशन में डिसीज तक बात पहुंची नहीं थी, लेकिन अब यहाँ पे रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है, चूंकि प्रेजेंट है तो कभी भी डिसीज हो सकती है, इसलिए हमारा मेन और मोटो रहेगा इसमें डिसीज को कैसे रोका जा सके। तो प्राइमरी प्रिवेंशन, अब इस चरण में अगर आप देखें तो इसमें रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है बट डिसीज अब्सेंट है, और इस लेवल में हमारा गोल होता है कि डिसीज अब्सेंट ही रहे, यानी कि हम डिसीज से बचने की कोशिश करते हैं, जिसके लिए हम हेल्थ प्रमोशन एंड स्पेसिफिक वैक्सीनेशन का इस्तेमाल करते हैं। जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे हेल्थ प्रमोशन, जिसके अंदर एग्जांपल भी लिखा है सेसेशन ऑफ स्मोकिंग, जिस पर भी अपन डिटेल में बात करेंगे, और फिर दूसरा है स्पेसिफिक वैक्सीनेशन। तो हेल्थ प्रमोशन की बात करें तो हेल्थ प्रमोशन, तो इसमें हम जो रिस्क फैक्टर प्रेजेंट हैं उसको खत्म करने की कोशिश करते हैं ताकि वो आगे डिसीज कॉज ना कर सके। जैसे एग्जांपल में इसमें लिखा है सेसेशन ऑफ स्मोकिंग। तो सपोज दैट कोई पर्सन है जो स्मोकिंग करता है तो यानी उसको रिस्क फैक्टर ये प्रेजेंट है, क्योंकि वो स्मोकिंग कर रहा है तो हो सकता है उसको लंग कैंसर हो, आगे हो जाए, होने की संभावना है क्योंकि वो स्मोकिंग कर रहा है, ये एक रिस्क फैक्टर है। तो हमारी कोशिश क्या रहेगी कि उसको काउंसिल किया जाए, उसको समझाया जाए, उसको एजुकेट किया जाए, उसको हेल्थ एजुकेशन दी जाए कि आप स्मोकिंग को छोड़ दीजिए, और उनको समझाएंगे कि स्मोकिंग अगर आप कंटिन्यू करते रहे तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, कि और क्या आगे क्या हो सकता है, इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम्स आप फेस कर सकते हैं, ये सारी चीजें उनको समझाएंगे। तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं, हेल्थ प्रमोशन कर रहे हैं आप उसका, क्योंकि अगर वो ये छोड़ देता है स्मोकिंग, आप उसको काउंसिल करेंगे, उसको समझाएंगे, उसके दुष्परिणाम बताएंगे, तो उसको समझाएंगे, तो वो अगर वो छोड़ देता है तो आपने उसका रिस्क फैक्टर जो प्रेजेंट था वो आप कम कर दिया आपने, अगर उसने छोड़ दिया तो, है ना। तो एक चीज आप क्या कर रहे हैं कि हेल्थ प्रमोशन उसका कैसे कर रहे हैं, आप उसका
जो रिस्क फैक्टर प्रेजेंट था उसको कम करने की कोशिश की आपने, और वो रिस्क फैक्टर अगर वो छोड़ देता है, वो कम कर देता है, अगर उसके बस में है, उसके वो कर सकता है, वो ट्राई करेगा तो वो कर देगा, अगर तो उसका आपने रिस्क फैक्टर कम कर दिया। अब रिस्क फैक्टर कम कर दिया तो हो सकता है उसकी डिजीज ही ना हो, क्योंकि रिस्क फैक्टर आपने जो लग रहा था आपको इसकी वजह से हो सकता है वो आपने कम कर दिया, है ना। तो ऐसे ये आपने हेल्थ प्रमोशन कर दिया उसका। अब स्पेसिफिक वैक्सीनेशन की बात करें तो इसमें हम वैक्सीनेशन के माध्यम से कोशिश करेंगे कि डिसीज हो ही ना, क्योंकि हम पहले ही किसी कोई बीमारी है और आप उसको पहले से ही वैक्सीनेट कर देते हैं, जैसे बीसीजी का टीका लगाते हैं, पोलियो का टीका लगाते हैं। ये क्यों लगाते हैं? आप ये वैक्सीनेशन दे रहे हैं उसको ताकि उसको फ्यूचर में जो उसको बीमारी अगर होने के चांसेस हैं तो वो नहीं होगी। यहाँ आपने क्या कर दिया, उसको स्पेसिफिक प्रोटेक्शन दे दिया आपने, बीसीजी का टीका लगा दिया, पोलियो वैक्सीन दे दी, तो आपने उसको स्पेसिफिक वैक्सीनेशन दे के और आपने उसको प्रोटेक्ट कर दिया कि आगे फ्यूचर में आपको ये बीमारी नहीं होगी, क्योंकि इसके लिए आपने वैक्सीनेट करवा लिया। तो यहाँ हमने क्या किया कि उसकी स्पेसिफिक वैक्सीनेशन देके जो डिसीज डेवलप नहीं हुई थी, सिर्फ रिस्क फैक्टर था, आपने उसको खत्म कर दिया वैक्सीनेशन करके। ठीक है, तो यहाँ रिस्क फैक्टर चूंकि प्रेजेंट था तो हमारा मेन गोल क्या रहेगा, प्रिवेंशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ डिसीज, क्योंकि रिस्क फैक्टर यहाँ ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो हमने क्या किया, प्रिवेंशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ डिसीज, ये हमारा मेन गोल रहेगा किसमें, प्राइमरी प्रिवेंशन में। ऐसे ही अब हम आते हैं सेकेंडरी प्रिवेंशन में। अब सेकेंडरी प्रिवेंशन में डिसीज प्रेजेंट है, आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा है सेकेंडरी प्रिवेंशन में डिजीज प्रेजेंट है। तो डिसीज प्रेजेंट है, अगर सेकेंडरी प्रिवेंशन, अब हम इस चरण में डिसीज मौजूद है जिसे हमको जल्द से जल्द डिटेक्ट करना है स्क्रीनिंग टेस्ट जैसे तरीकों से, और उसको बढ़ने से रोकना है। जैसे अगर कोई डिसीज है तो और उसके लक्षण दिख रहे हैं या उसके साइनस सिम्टम दिख रहे हैं थोड़े बहुत, तो हमारी कोशिश क्या रहेगी, उसको जल्द से जल्द उसको डिटेक्ट कर लिया जाए स्क्रीनिंग टेस्ट के थ्रू, पैप्समेयर और ये सारे जो टेस्ट होते हैं, एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई, सभी डिजीज की बात कर रहा हूँ मैं, सबके लिए स्पेसिफिक कोई ना कोई डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है। वो टेस्ट अगर हम उसके लक्षण दिख रहे हैं तो हम उसको डिटेक्ट करके, और हमारी कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द उसकी जो डिजीज है उसको डिटेक्ट कर लिया जाए और जल्द से जल्द उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया जाए, जिससे बीमारी की वजह से होने वाले कॉम्प्लिकेशंस ना हो और हम बीमारी को जिस हाल में वह है उसी हाल में रोक सकें और उसको क्योर करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि अगर आपको डिसीज मान लो डिटेक्ट हो गई है तो हमारा मेन जो गोल रहेगा वो रहेगा कि जल्द से जल्द इसको इसी हालत में, जितनी अभी ये क्योंकि ज्यादा प्रोग्रेस नहीं हुई है तो हम जल्द से जल्द इसी हालत में इसको खत्म कर दें, इसको कम करें पहले फिर उसको खत्म कर दें। लेकिन अगर इसमें आप अर्ली ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं करते डिटेक्शन के बाद तो हो सकता है कि वो चीज और बढ़ जाए, वो चीज अभी फर्स्ट डिग्री थी तो हो सकता है सेकेंड डिग्री पे चली जाए। तो वो चीज का हमारा सेकेंडरी प्रिवेंशन में मेन गोल रहेगा कि जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे, एक्शन आर टेकन टू स्टॉप प्रोग्रेस ऑफ डिसीज एंड प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशंस। मतलब अर्ली ट्रीटमेंट स्टार्ट करके हमने क्या किया कि जो उसकी प्रोग्रेस थी, जो रैपिडली आगे बढ़ रही थी, उसको हमने अर्ली ट्रीटमेंट स्टार्ट करने के बाद उसको वहीं की वहीं स्टॉप कर दिया। अब दूसरी बात क्या है, आपने वहां तो स्टॉप कर दिया, दूसरा आपका क्या होगा कि अगर ट्रीटमेंट कंटिन्यू चलता रहेगा रेगुलर, तो आप उससे होने वाले जो कॉम्प्लिकेशंस हैं जिसकी वजह से उस कंडीशन की और ज्यादा हालत बिगड़ने वाली है, तो उस चीज को आपने अर्ली ट्रीटमेंट स्टार्ट करके रोक दिया वहीं के वहीं। तो ये आपने सेकेंडरी प्रिवेंशन में हमारा मेन था, डिजीज प्रेजेंट है लेकिन हमने उसको बढ़ने से रोका और उससे होने वाले कॉम्प्लिकेशंस को रोक दिया, ये हमारा मेन गोल था सेकेंडरी प्रिवेंशन में। अब हम बात करते हैं टर्सरी प्रिवेंशन की। टर्सरी प्रिवेंशन में अगर आप देखें तो यहाँ डिसीज प्रेजेंट है, टर्सरी प्रिवेंशन में डिसीज प्रेजेंट है। तो टर्सरी प्रिवेंशन इसमें भी हम देख रहे हैं कि बीमारी मौजूद है बट हम कोशिश कर रहे हैं कि बीमारी से होने वाली डिसेबिलिटीज को रोका जा सके और उसकी वजह से जो पेशेंट है उसको कम से कम परेशानी हो। हमें ये तो पता है कि चलो भाई डिसीज है इसमें, लेकिन हम कोशिश करेंगे, ट्रीटमेंट भी चल रहा है, मान लीजिए क्रॉनिक कंडीशन है कोई तो ट्रीटमेंट चल रहा है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम अपने लेवल पे उसको इतना कर सकते हैं कि पेशेंट कंफर्टेबल हो जाए,
अब वो बीमारी है, कोशिश करेंगे खत्म हो जाए, लेकिन खत्म नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी खत्म ना हो रही है, फिर भी हम ये कोशिश करेंगे कि उसको उस हालत में ही रोक दिया जाए और जो पेशेंट की जो लाइफ स्टाइल है वो कंटिन्यूटी में रहे, चलती रहे, मतलब उसकी वजह से और ज्यादा हालत ना बिगड़े, हम उसको स्थिर कर सकते हैं, एक तरह से रोक सकते हैं। इसमें हम मेन फोकस डिसेबिलिटी लिमिटेशन और रिहेबिलिटेशन पे करते हैं। अगर डिसेबिलिटी जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है डिसेबिलिटी लिमिटेशन, डिसेबिलिटी लिमिटेशंस में हम कोशिश करेंगे कि उसकी बीमारी से जो हानि हुई है उसकी वजह से उसको ज्यादा प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े और वह नॉर्मल एक्टिविटी परफॉर्म कर सके, हमारी ये कोशिश रहेगी। क्योंकि डिसीज की वजह से अब जितना हानि होनी थी, जितना लॉस होना था उसको हो चुका, लेकिन अब हम कोशिश करेंगे कि जितना लॉस हुआ है उसके लॉस होने के बाद भी उसकी जो लाइफ चल रही थी, लाइफ को हम वैसे ही मेंटेन करने की कोशिश करें और वो जितना हो सके रिस्टोर करने की कोशिश करें और आगे ना बढ़े। मेन फोकस तो ये है। तो ये डिसेबिलिटी लिमिटेशन में जैसे अगर कोई क्लाइंट है, उसका किसी डिजीज कंडीशन की वजह से या किसी परेशानी की वजह से उसका सपोज दैट कोई लिम्ब जो फिजिकल पार्ट है वो हमने एम्पुटेट कर दिया, कट कर दिया, तो सपोज दैट हमने एक लोअर लिम्ब को एम्पुटेट कर दिया, तो उसको हम कोशिश करेंगे कि आर्टिफिशियल लिम्ब प्रोवाइड करवा दें, ताकि उसका जो डेली जो लाइफ स्टाइल था, जो रूटीन था, जो लाइफ थी जैसी चल रही थी, वो आपने आर्टिफिशियल लिम्ब प्रोवाइड करवा के उसकी लाइफ जैसी चल रही थी उसको वो चलाने की कोशिश की। मतलब उसको जो हानि हुई थी वो तो हो ही चुकी है, लेकिन उस कंडीशन में भी आपने ये कोशिश की कि वो जैसी चल रही थी उसकी लाइफ वैसे ही चलती रहे। तो इस तरीके की हम कोशिश करेंगे डिसेबिलिटी लिमिटेशन में। अब यहाँ पे दूसरा वर्ड आप देख रहे हैं लिमिटेड रिहेबिलिटेशन। रिहेबिलिटेशन की बात करें तो इसमें हम रिहेबिलिटेशन में हम उसकी जो हानि हुई है उसको रिस्टोर करने की कोशिश करेंगे। कैसे कोशिश करेंगे? जैसे आप यहाँ सब हेडिंग देख रहे हैं, मेडिकल रिहेबिलिटेशन, सोशल रिहेबिलिटेशन, वोकेशनल रिहेबिलिटेशन, साइकोलॉजिकल रिहेबिलिटेशन, तो ये सारे चीजें हैं। तो इन चीजों को समझने की कोशिश करते हैं, ये चीजें कैसे मददगार हो सकती हैं रिहेबिलिटेशन में और उसके फंक्शंस को रिस्टोर करने में। सपोज दैट कोई पेशेंट है या कोई क्लाइंट है जिसको जो बर्न हो गया था फुल बॉडी मोर देन 60-50%, और उसको स्किन की डिसेबिलिटी जो हुई है, जो हानि हुई है स्किन की बर्न के थ्रू, उसको हम रिस्टोर करके, कैसे रिस्टोर करके, उसको मेडिकल या सर्जिकल की हेल्प से, सर्जरी के माध्यम से उसको हम उसकी जो हानि हुई है स्किन की वो हम रिस्टोर करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ आपने क्या किया, मेडिकल रिहेबिलिटेशन में आपने सर्जरी करके उसको मेडिकल सर्जिकल के थ्रू उसको हेल्प करके और उसको आपने रिस्टोर करने की कोशिश की। यहाँ पे हम रिहेबिलिटेशन का मतलब आप एक समझ लीजिए, रिहेबिलिटेशन वर्ड का मतलब आप समझ लीजिए रिस्टोर, आप किसी चीज को रिस्टोर कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ ये हुआ। अब सोशल प्रॉब्लम, जैसे सोशल रिहेबिलिटेशन की बात करें तो सोशल रिहेबिलिटेशन में आप उसके क्या करेंगे, रिस्टोरेशन ऑफ फैमिली एंड सोशल रिलेशनशिप को रिस्टोर करेंगे। कैसे? उसको काउंसिल करके, उसको बिहेवियरल थेरेपी देके, उसमें जो उसको जो मेंटली वो लॉस हुआ है, उसका जो खोया है उसने, जो दिमागी संतुलन उसका जैसा था वैसा नहीं है, तो उसको आप काउंसिल करेंगे, थेरेपी देंगे, बिहेवियरल थेरेपी देंगे, ट्रेनिंग देंगे। तो ये सारी चीजें देख के आपने उसकी जो रिलेशनशिप थी, जो फैमिली के साथ जो उसके रिलेशनशिप थे, सोसाइटी के साथ जो रिलेशनशिप थे, तो वो चीजें आपने रिस्टोर करने की कोशिश की। और एक टाइम ऐसा आएगा, अगर ये ट्रेनिंग चलती रही तो वो रिस्टोर कर लेगा और वो सरवाइव कर सकता है अपनी फैमिली में और अपनी सोसाइटी में हेल्थी रिलेशनशिप के साथ। सोशल रिहेबिलिटेशन में आपने ये चीज की। अगर आप वोकेशनल रिहेबिलिटेशन की बात करें तो वोकेशनल रिहेबिलिटेशन में हम क्या करेंगे, गिविंग ट्रेनिंग एंड एजुकेट सो ही सी कैन इनेबल टू अर्न लाइफ। मतलब क्या करेंगे आप कि जैसे जो उसको ट्रेनिंग देंगे, वोकेशनल रिहेबिलिटेशन में हम क्या करेंगे,
उसको ट्रेनिंग देंगे, एजुकेट करेंगे, जो उसके लिए जो उसके जो डेली आमदनी वो कमा सके, डेली की आमदनी कमा सके और अपना लाइफ चला सके, इस चीज के लिए हम उसको जो उसे आवश्यकता है, जिन चीजों की, वो हम उसको एजुकेट करेंगे, उनकी ट्रेनिंग देंगे, ताकि वो अपनी जिंदगी को एक नॉर्मल तरीके से निकाल सके, व्यतीत कर सके। तो ये इन चीजों की हम कोशिश करेंगे। वोकेशनल रिहेबिलिटेशन में हम उसको एक तरह से रिस्टोर करते हैं, उसकी लाइफ स्टाइल को। अब आते हैं साइकोलॉजिकल रिहेबिलिटेशन। ये देख रहे हैं आप, साइकोलॉजिकल रिहेबिलिटेशन में क्या है, इसमें क्या करेंगे, टू रिस्टोर कॉन्फिडेंस एंड पर्सनल डिग्निटी। अब इसमें क्या करेंगे, उस आप अगर आप जानते हैं, देखिए, जब अगर किसी को कोई भी डिजीज होती है, तो फिजियोलॉजिकल चेंजेस के साथ मेंटली चेंजेस जरूर दिखते हैं, और वो एक कंडीशन आती है जब वो उस चीज को एक्सेप्ट करने में असफल होता है, तो वो कहीं ना कहीं डिप्रेशन का शिकार भी होता है कि मुझे ये कैसे हो गया, ये मैं कैसे इस चीज में चला गया, मुझे ये कैसे हो गया, उसको कुछ समझ नहीं आता, ये सारी चीजें। तो साइकोलॉजिकल रिहेबिलिटेशन में हम क्या करेंगे, जो भी वो सोच रहा है, डिप्रेशन में चला गया है और डिसीज कंडीशन की वजह से, तो हम उसको रिस्टोर करने की कोशिश करेंगे, उसको समझाएंगे, उसको काउंसिल करेंगे, उसको ट्रेनिंग देंगे, साइकोलॉजिकल सपोर्ट देंगे, क्योंकि ताकि वो उस चीज से तो उभर ही रहा है, डिसीज से, और उसका ट्रीटमेंट चल ही रहा है, जितना हो सकता है वो हो ही रहा है, सही होने की कोशिश चल रही है, कर रहे हैं डॉक्टर्स, सभी लोग, हेल्थ केयर प्रोफेशनल, उसको रिस्टोर करने की। लेकिन साइकोलॉजिकली रिस्टोर करना इसलिए जरूरी है ताकि वो जो उसकी दिमागी हालत जो की वैसी ना नहीं रही है, वो डिसीज की वजह से वो कहीं ना कहीं रिस्टोर हो जाए, और वो अपनी नॉर्मल लाइफ स्टाइल को जीने में हेल्पफुल हो उसके लिए। तो हम क्या करेंगे, साइकोलॉजिकल रिहेबिलिटेशन में उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट देंगे, उसको मोटिवेट करेंगे, ताकि उसका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो, और पर्सनल डिग्निटी जो है उसकी, वो अपनी मेंटेन कर सके, और उतना डिप्रेशन में ना जाए। मेन कोशिश रहेगी हम उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट दें और वो अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर ले। तो टर्सरी प्रिवेंशन में हमारा मेन गोल क्या है, मेजर टेकन टू रिड्यूस और लिमिट इम्पेयरमेंट डिसेबिलिटीज। मतलब हमने क्या किया इसमें, कि ऐसे हमें मेजर्स लेने हैं, ऐसे हमें कदम उठाने हैं जिससे उसका जो इम्पेयरमेंट हुआ है वो कम से कम हो, एक लिमिट में हो, और जो डिसेबिलिटीज हुई है उनको भी कम से कम किया जा सके, और वो अपनी जो हेल्दी लाइफ स्टाइल उसकी चल रही थी, वो वैसी, होना तो मुश्किल है, लेकिन हमारी कोशिश रहेगी कि जो डिसेबिलिटी हुई है उसके कारण उसको और प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। मेन गोल हमारा ये रहेगा। तो देखिए एक बार और समझ लेते हैं, समराइज कर लेते हैं एक बार। प्राइमोडियल प्रिवेंशन में हमारा रिस्क फैक्टर एब्सेंट था, लेकिन हमारी कोशिश थी कि देखिए, प्राइमोडियल प्रिवेंशन में रिस्क फैक्टर एब्सेंट था, और हमारी कोशिश थी कि प्रिवेंशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ रिस्क फैक्टर, कि हम जो रिस्क फैक्टर अभी नहीं है उसको डेवलप ही ना होने दें। ये प्राइमोडियल प्रिवेंशन की बात हो गई। अब सेकेंडरी प्राइमरी प्रिवेंशन की बात करें, ये देखिए, प्राइमरी प्रिवेंशन में क्या है, रिस्क फैक्टर प्रेजेंट, ये लिखा हुआ है रिस्क फैक्टर प्रेजेंट। तो हमारी कोशिश क्या रहेगी, हेल्थ एजुकेशन और वैक्सीनेशन के थ्रू, इन सब के थ्रू हमारी कोशिश रहेगी कि उसको जो डिजीज अभी जो रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है वो आगे चल के डिसीज में कन्वर्ट ना हो, और डिसीज हो ही ना, जिसके लिए हम स्पेसिफिक वैक्सीनेशन और हेल्थ प्रमोशन जैसे चीजों का यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो अब आते हैं सेकेंडरी प्रिवेंशन। सेकेंडरी प्रिवेंशन में डिजीज प्रेजेंट है, लेकिन हमारा मेन गोल क्या है, जल्द से जल्द वो डिटेक्ट हो बीमारी, और जल्द से जल्द उसका ट्रीटमेंट शुरू हो, ताकि वो आगे ना ज्यादा ना फैले और उससे होने वाले कॉम्प्लिकेशंस ना हो। अब आते हैं टर्सरी प्रिवेंशन। टर्सरी प्रिवेंशन में देखिए, अब डिसीज प्रेजेंट है और उसकी डिसेबिलिटीज भी हो चुकी हैं, क्रोनिक कंडीशन है मान लीजिए, तो उसको जो डिसेबिलिटीज हुई हैं वो उन पे लिमिटेशन किया जाए, वो एक लिमिट में हो, और जितना हो सके उसको रिस्टोर करने की कोशिश करें। और रिहेबिलिटेशन में हम जो उसको हानि हो चुकी है उसको दोबारा से कोशिश करें रिस्टोर करने की। इसलिए यहाँ पे मेन गोल है मेजर टेकन टू रिड्यूस और लिमिट इम्पेयरमेंट एंड डिसेबिलिटीज। देखिए, अगर आप उसको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, आप किसी भी बुक में पढ़ें, तो उसमें आप देखेंगे कि पूरा डिटेल में दिया हुआ है, एक एक पैराग्राफ पढ़ेंगे, वही चीज मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखी है।
तो अगर आप इनको समझने की कोशिश करेंगे तो आप एग्जाम में इजीली लिख लेंगे, क्योंकि मेन है आपको इसके कंपोनेंट पढ़ना, जो मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ। मेन गोल क्या होता है जैसे प्राइमोडियल प्रिवेंशन में क्या मेन गोल होता है, वो ये रहा, ये आपको दिया है, प्रिवेंशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ रिस्क फैक्टर। अब प्राइमरी प्रिवेंशन का मेन गोल क्या होता है, ये लिखा है, प्रिवेंशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ डिसीज। अब सेकेंडरी प्रिवेंशन का मेन गोल क्या होता है, एक्शन आर टेकन टू स्टॉप द प्रोग्रेस ऑफ डिसीज एंड प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशंस, है ना। तो टर्सरी प्रिवेंशन का मेन गोल क्या होता है, वो नीचे लिखा है। तो ऐसे मैंने इस तरीके से इसको डिजाइन किया है, इस तरीके से इसको इस फॉर्मेट में लिखा है ताकि आप इजी फॉर्म में समझ सकें। और इन पॉइंट को अगर आपने समझ लिया ना, तो आप क्वेश्चन का आंसर इजीली लिख सकेंगे और आपको बहुत आसानी रहेगी एग्जाम में, अगर आपने इसको समझ लिया। अदरवाइज आप बुक्स में पढ़ोगे, रट्टा मारते रहोगे, समझ में नहीं आओगे, रट्टा मार के आप पढ़ोगे तो भूल जाओगे। तो अगर पहले हमें पॉइंट को समझना होगा, इसके बाद अगर आप एग्जाम में इसको लिख सकते हैं इजीली। तो आज का टॉपिक हम यही खत्म करेंगे। मैंने आपको पॉइंट वगैरह सब समझा दिए हैं, वो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लेवल ऑफ प्रिवेंशन क्या होता है और उसके कितने लेवल्स होते हैं। अब इसका हमारी बुक में 3 दिए हैं, 3 लेवल दिए हैं। इग्नू की जो बुक है सीएचओ की, उसमें प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन, टर्सरी प्रिवेंशन। उसमें प्राइमोडियल प्रिवेंशन का नहीं, ज्यादा नहीं दिया हुआ है, दिया ही नहीं है। तो लेकिन मैंने यहाँ समझाने की कोशिश की है। तो लेकिन इसमें भी काफी वो है कि कई बुक्स में ज्यादा 5 दिए हुए हैं, कई में 4 हैं, कई में 3 हैं। तो वो आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग देख लें, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग देख लें, फिर उस हिसाब से देखें। और कोशिश करें कि मैंने यहाँ समझा दिया है, आप बुक्स में एक बार देखें और उसमें कैसा क्या दिया हुआ है वो भी पढ़ने की कोशिश करें। लेकिन आपका इससे बाहर नहीं होगा, पॉइंट यही रहेंगे आपके, जो मेन टॉपिक हैं, मेन कंपोनेंट हैं, वो यही रहेंगे। आप चाहे बुक से पढ़ें, चाहे किसी भी बुक से पढ़ें, लेकिन मेन जो मैंने यहाँ पॉइंट दिए हैं, इन्हीं पॉइंट से बना हुआ वो लिखा होगा। और इसका अगर आप बुक्स में पढ़ना चाहते हैं, इग्नू की बुक्स में सीएचओ के लिए मैं बताना चाहूंगा कि सभी सीएचओ अगर इसको बुक्स में पढ़ना चाहते हैं तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दूंगा। तो वो आपकी जो इग्नू की बुक है वो आप वहां से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं इजीली, और आप उसको अच्छे से समझ सकते हैं। तो आज का टॉपिक हम यहीं खत्म कर रहे हैं, लेवल ऑफ प्रिवेंशन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आई होप, मुझे लग रहा है आपको ये पसंद आ रहा होगा, और अगर आ रहा है तो उसको ज्यादा से ज्यादा सीएचओ के, सभी सीएचओ के साथ लाइक, उनके लिए सभी सीएचओ इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लग रहा है, और सजेशन दें अगर आपको लगता है कि इसमें कोई सजेशन है तो आप बता सकते हैं। और लास्ट में एक चीज कहना चाहूंगा, कई लोग बोल रहे थे कि प्रीवियस वीडियो में वर्ड क्लियर नहीं दिख रहे थे, क्वालिटी सही नहीं थी, इसीलिए मैंने ये पीडीएफ इस तरीके से इसको फॉर्मुलेट किया है कि आपको सही से समझ में आ जाए, ताकि आप एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा लिख सकें। तो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू।